Hello everyone. Today we are going to deal with another question of LLM, which is what is the response of Indian legal order to the deviance of privileged classes. Indian legal order means भारतीय न्यायिक आदेश. तो भारतीय न्यायिक आदेश का रिस्पॉन्स क्या है डेवियांस को लेकर के, जो कि प्रिविलेज क्लास के द्वारा किया जाता है. डेवियांस मतलब भटकाव. Regarding deviance of privileged classes in response of Indian legal order, various steps are taken and organizations are set up to ensure its implementation. तो आप इसको यूँ समझिए कि जब भी प्रिविलेज क्लासेस यानी वाइट कॉलर पीपल या जो समृद्धशाली पावरफुल लोग हैं वो अपने नैतिक कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, तब भारतीय न्यायिक आदेश के तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं देश में, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो, बावजूद इसके कि जो प्रिविलेज क्लास है वो डेविएट हो गई है अपने नैतिक कर्तव्यों से. दे आर नेमली एज फॉलोज. तो अब कौन से इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में हैं जो इस चीज़ को चेक करते हैं. विजिलेंस कमीशन, इसमें हमें इसके ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस को देखना है. पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको पीएसी भी कहते हैं, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस. ऑम्बड्समैन का न्यायिक आदेश हो चुका है देश में. लोकायुक्त सेटअप हो चुका है बहुत सारे राज्यों में. लोकपाल है. बैंकिंग ऑम्बड्समैन है, यानी कि जो फाइनेंशियल घपले होते हैं उसके लिए. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, 1988, आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 एक्ट. आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन. आप किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ विजिलेंस कमीशन. इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी free of control from any executive authority. It is given the duty of monitoring all the vigilance activity under the central government of India. तो विजिलेट करने का मतलब होता है कि ध्यान देना या नज़र रखना. तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कार्रवाइयाँ होती हैं उन पर ये नज़र रखते हैं. एंड गिविंग एडवाइस टू वेरियस अथॉरिटीज़ इन सेंट्रल गवर्नमेंट. यदि इनका राय मांगी जाए तो ये राय भी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क. देयर इज़ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी कहते हैं उसको, कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट परमिट्स देम. अब ये लिमिटेशन है कि विजिलेंस कमीशन में जो सीवीसी है वो किसी भी तरह की कार्रवाई तब तक नहीं कर सकता जब तक कि गवर्नमेंट उसको परमिशन ना दे दे कि आप विजिलेट करिए. इसी वजह से सीवीसी या विजिलेंस कमीशन हमारा मात खा जाता है. सीवीसी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम एज अ चेयरपर्सन, होम मिनिस्टर एज अ मेंबर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज अ मेंबर, या फिर लीडर ऑफ मेजर पार्टी. तो ये सारे लोग ये कमेटी बनते हैं जिसमें चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है. और सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, हमारे देश का जो कंट्रोल है वो प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में है. और इस चीज़ को बिल्कुल समझ के बाहर है कि विजिलेंस कमीशन काम ही तब करेगा जब प्राइम मिनिस्टर उसको ओके कहेगा. सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड एक्शन. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़, उसका अपना जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें है सेक्रेटेरिएट होता है उसके पास, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग होता है, सीटी कहते हैं, टेक्निकल विंग होता है जांच के लिए. कमिश्नर्स ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सीडीआई विंग होता है. अब इतना सब कुछ होता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि ये सब काम तभी करेगा जब पीएम कहेगा. तो अगर कभी गवर्नमेंट गलत हो जाए तो ये खूब विजिलेंस करते रहें, लेकिन इनका विजिलेंस का कोई उपयोगिता नहीं साबित होगी. मेन लिमिटेशन ऑफ सीवीसी इज़ दैट इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी. अब देख लीजिए, ये केवल एडवाइस दे सकती है. एंड सच एडवाइस मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट.
और वो एडवाइस भी गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट करे या ना करे। इट कैनॉट डायरेक्ट CBI टू इनिशिएट इंक्वायरी। विजिलेंस कमीशन डायरेक्टली CBI को निर्देशित भी नहीं कर सकता कि आप किसी तरह की इंक्वायरी को शुरू करिए अगेंस्ट एनी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव ऑन इट्स ओन। इट्स पावर आर लिमिटेड टू डिसिप्लिनरी केसेस एंड क्रिमिनल केसेस डू नॉट फॉल अंडर इट। तो डिसिप्लिनरी केसेस के लिए ही केवल ये पावर एम्पावर्ड है। क्रिमिनल केसेस वैसे भी इनकी रीच से आउट में है। सेकेंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अकाउंट लिखा है, आप समझ गए होंगे कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, इसको PAC भी कहते हैं। PAC इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट ईच ईयर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट सरकार को जितना भी फंड अलॉट करती है वेरियस हेड्स में खर्च करने के लिए, उन सारे अकाउंट्स की जो अप्रोप्रिएशन होता है कि कितना पैसा कहाँ पे लगाया गया, क्या किसी दूसरे मद में लगाया गया, ये सारा कुछ चेक किया जाता है PAC के द्वारा, जो कि पार्लियामेंट हर साल ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। द एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सच अदर अकाउंट लेड बिफोर पार्लियामेंट एज अ कमेटी में डीम फिट सच एज अकाउंट्स ऑफ ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस बॉडी। तो जैसा भी कमेटी डिसाइड करे, एनुअल फाइनेंस अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर कोई अन्य प्रकार का अकाउंट पार्लियामेंट के सामने रखा जा सकता है। ये ऑटोनमस संस्थानों के बारे में भी हो सकता है और सेमी ऑटोनमस के बारे में भी हो सकता है। एक्सेप्ट पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज विच कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी जो अंडरटेकिंग्स हैं या गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, उनको केवल वो सारे आउट ऑफ प्रीव्यू हैं, उनके बारे में ये चर्चा नहीं कर सकती। तो फिर लिमिटेशन आ गया। कमेटी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 22 मेंबर्स, 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एवरी ईयर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो 22 मेंबर टोटल इन ऑल मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा के हैं हर साल, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है MPs का, उसी हिसाब से इसमें भी होता है। एंड नॉट मोर देन 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 7 मेंबर्स राज्यसभा से भी लिए जाते हैं। एंड द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। चेयरमैन इसी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसी में से एक स्पीकर अपॉइंट कर लिया जाता है, स्पीकर द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है चेयरमैन। अ मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू कमेटी। कोई भी मिनिस्टर या मिनिस्टर रैंक का व्यक्ति इस कमेटी में एलिजिबल नहीं होता है इलेक्शन के लिए, यानी उसको इसमें नहीं रखा जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मेंबर ऑफ PAC बिकम्स अ मिनिस्टर आफ्टरवर्ड्स, पहले मेंबर ऑफ PAC बना वो और फिर बाद में उसको मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो फिर वह स्वतः ही मेंबर ऑफ PAC के पद से च्युत हो जाता है। दैट मीन्स ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ PAC। मेन फंक्शन ऑफ कमेटी क्या होते हैं? PAC का मेन फंक्शन होता है एग्जामिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो उसका मेन काम यही होता है कि अकाउंट्स के बारे में उसको डिटेल में स्टडी करना होता है कि सब प्रकार से सही है, रिलेटिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक डिफेंस, रेलवेज, पब्लिक एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अदर सिविल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो सबमिट होती हैं उसको भी ये देखते हैं। Thereon as also the reports of Controller and Auditor General of India on revenue receipt। जो रेवेन्यू आता है सरकार के पास, जो टैक्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसकी भी जांच करते हैं ये। मेनली फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द डिलिब्रेशन ऑफ द कमेटी। While PAC is working, the representative of ministries appear before the committee when examining the accounts and audit reports relating to ministries. It proceeds by interrogation of witnesses। तो इसमें ये पूछताछ करते रहते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव वेरियस डिपार्टमेंट के आ करके उनको सामने वो पूरी बात जो भी वो पूछते हैं उनको जवाब देना होता है। तीसरे नंबर पे हमें देखना ओम्बड्समैन। ड्यू टू डीप रोटेड करप्शन इन इंडिया एंड इज इंक्रीजिंग रैपिडली, पीपल डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो
भारत में करप्शन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत गहराई से ये अपनी जड़ें जमा चुका है और दिन पर दिन ये बढ़ती भी जा रही है। कोविड-19 जैसे समय में भी करप्शन अपने चरम पे है। यहाँ तक कि दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स और इंजेक्शंस में भी करप्शन है। पीपल डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड दस रिसॉर्टिंग टू ईजी मनी एंड माल प्रैक्टिसेस। तो सबको पैसा चाहिए, केवल सब कुछ इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड हो गया है। दिस इज़ हैम्परिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बिकॉज एट इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल करप्शन एट गवर्नमेंट लेवल इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन। अगर सरकार करप्ट हो जाए तो इससे बुरा करप्शन का प्रकार और कोई हो नहीं सकता। सो एन ऑफिस इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस करप्शन फॉर सेक ऑफ कंट्री। तो देश को बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि एक ऐसा ऑफिस बनाया जाए जिससे कि अगर सरकार करप्ट हो जाए तो फिर हमें पता चल सके और उसको बदलाव की तरफ ले जाए। टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन इज़ अ पब्लिक एडवोकेट। ये लोगों का, आम जनता की तरफ से एडवोकेट होता है। यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और पार्लियामेंट हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बाय इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग द कंप्लेंट्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, वायलेशन ऑफ राइट्स। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट गलत तरीके से एडमिनिस्टर कर रही है अपने पावर्स को, राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो फिर पब्लिक की तरफ से एडवोकेसी कौन करता है? वो करता है ओम्बड्समैन। इट इज़ एन स्कैंडिनेवियन टर्म विच मीन्स such commissioner who investigates and inquire into complaints against the government by citizens and forwards the report to parliament। तो ये ओम्बड्समैन जो होता है ये एक तरह का कमिश्नर रैंक का व्यक्ति होता है और ये इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी कंप्लेन है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो नागरिक कंप्लेन करते हैं और ये पूरी रिपोर्ट ये पार्लियामेंट के समक्ष रख देता है। ओम्बड्समैन प्रोवाइड सर्विस फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लेता, ऑनरेडी पोस्ट होती है। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई डिफिशिएंट एरिया ऑफ गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि आप किस किस जगह पे आप कमज़ोर हैं। दस अचीविंग रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इज सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर कन्फर्मिंग टू द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो नेचुरल जस्टिस के कानून है उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी सजेशन देते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इन इंडिया लोकपाल मीन्स एन ओम्बड्समैन प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। तो लोकपाल अपने यहाँ भारत में लागू है, उसका भी मतलब यही होता है कि ओम्बड्समैन या फिर प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। इन 2013 द हिस्टोरिक लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट वॉज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो 2013 में ये एक्ट पास हुआ था, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट। दिस बिल एम्स एट फाइटिंग करप्शन एंड इन पब्लिक ऑफिसेस and ensure accountability on the part of public official including PM with some safeguard। ये एक्ट केवल इसीलिए पास हुआ था कि पब्लिक PM तक को इंक्लूड करते हुए गवर्नमेंट में अगर किसी भी प्रकार का करप्शन है तो उसको चेक किया जा सके। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 पर्सन ऑफ विच 50% विल बी जुडिशियल, 50% विल बी फ्रॉम ST, SC, OBC, मिनॉरिटीज़ एंड वुमेन। तो लोकपाल में चेयरपर्सन हो सकता है, चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 लोग होते हैं, जिसमें से कि 4 लोग जुडिशरी के होंगे और 4 जो है ST, SC, OBC, वुमेन और मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल इज़ डन थ्रू अ सेलेक्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय CJI। तो सिलेक्शन जो चेयरपर्सन का होता है और या मेंबर्स का होता है लोकपाल का, वो एक कमेटी के द्वारा किया जाता है। उसमें उस कमेटी में फिर मेन पद पे होता है, चेयरमैन पद पे होता है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा उसमें होता है एज अ मेंबर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं एज अ मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट इनकम्बेंट होगा वो होगा, और साथ ही साथ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जो कि CJI ने नॉमिनेट किया है, यदि वो खुद नहीं है तो वो इस कमेटी का मेंबर होगा। लोकपाल जुरिडिक्शन विल कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो लोकपाल का जो जुरिडिक्शन है वो सभी कैटेगरीज जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कवर करेगा। लोकपाल विल हैव पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
इंक्लूडिंग CBI फॉर केसेस रेफर्ड टू देम बाय ओम्बड्समैन। तो लोकपाल के पास पावर होती है सुपरिटेंडेंस की, यानी टू कंट्रोल एंड गाइड एंड डायरेक्ट ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जो सेंट्रल यूनियन की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे विजिलेंस कमीशन भी है, तो उनको भी वो डायरेक्शन दे सकती है, इंक्लूडिंग CBI इटसेल्फ फॉर केसेस रेफर्ड टू देम बाय ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन डेफिनेटली पावरफुल पोस्ट है, प्रोवाइडेड ये अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से निभाएं। सिलेक्शन ऑफ CBI डायरेक्टर विल बी रिकमेंडेड बाय द हाई पावर्ड कमेटी चेयर्ड बाय PM। तो सब जगह PM बिल्कुल पावर में है, सुप्रीम है। CBI का जो डायरेक्टर है वो भी एक कमेटी के द्वारा ही रिकमेंडेशन पे इलेक्ट होता है, और उस कमेटी का भी चेयरमैन PM होता है। कॉलेजियम विल कंप्राइज ऑफ PM, लीडर ऑफ अपोजिशन, CGI। तो जो कमेटी होती है, कॉलेजियम होता है, उसमें PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI इंक्लूडेड होते हैं। PM हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल अलॉन्ग विद द सेंट्रल मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर। इस बात पे बहुत बहस हुई थी कि PM को इस परव्यू में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए लोकपाल के, लेकिन फाइनली विद सम कंसिडरेशन PM को भी लेके आया गया इसी के अंडर में, अलॉन्ग विद द अदर सीनियर ऑफिसर्स। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन विल बी अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ CBI डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टरेट होता है प्रोसिक्यूशन का, वो सारा का सारा CBI डायरेक्टर के अंडर में होगा। एट प्रेजेंट इट कम्स अंडर द लॉ ऑफ मिनिस्ट्री, अंडर द लॉ मिनिस्ट्री। तो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में ये सब कुछ होता है। She is appointed on recommendation of CVC, that is Central Vigilance Commissioner. Director of Prosecution has a fixed tenure of 2 years. 2 साल का इनका tenure होता है। This bill incorporates provision for attachment and confiscation of property acquired by corrupt means, even while prosecution is pending। तो इस बिल के माध्यम से जो भी प्रॉपर्टी सीज की गई है ऐसे करप्ट ऑफिसर्स के द्वारा, उसको जब्त करने का भी प्रावधान है, भले ही प्रोसिक्यूशन अभी भी पेंडिंग अवस्था में हो। इसी तरह का प्रोविज़न बैंकिंग और ओम्बड्समैन के लिए होता है, केवल फ़र्क ये है कि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 से 1988, इसको अलग वीडियो में कवर किया जाएगा, बिकॉज़ ये अपने आप में एक पूरा एक्ट है। आर्टिकल 311 के बारे में भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India reiterated the former Prevention of Corruption Act 1947, provision that no civil servant can be prosecuted and punished by the authority subordinate to the one which has made the original appointment। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा, लेस देन द रैंक ऑफ द पर्सन हु हैज़ मेड एन ओरिजिनल अपॉइंटमेंट। फर्दर इट गारंटीज, यानी आर्टिकल 311 गारंटी करता है, आर प्रोवाइडेड फॉर द सिविल सर्वेंट्स सच एज राइट टू बी हर्ड हु इज़ चार्ज ऑफ करप्शन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो जिस भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे करप्शन का चार्ज है, तो उसको मौका ज़रूर मिलेगा कि वो अपनी बात को रख पाए, सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त है। बट नॉट व्हेन द पेनाल्टीज़ आर बीन इम्पोज। लेकिन जब पेनाल्टी इम्पोज कर दी गई है, फ़ाइन लग गया है, जजमेंट हो गया, पनिशमेंट दे दिया गया, फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नोटवर्दी इज़ द प्रोविजन विच मेक्स द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू मेक द फाइनल डिटर्मिनेशन वेदर द इंक्वायरी इज़ वारंटेड एट ऑल। तो ये फाइनल पावर उसी के हाथ में होता है जो अपॉइंट करता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के हाथ में ही होता है कि क्या इस अधिकारी की जांच होनी चाहिए। बाय गिविंग रीजन्स इन राइटिंग, वो रिटर्न में देता है कि क्यों जांच होनी चाहिए। फर्दर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट में प्रिवेंट एन इंक्वायरी इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे चाहे तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इस तरह की किसी भी इंक्वायरी को रोक लगा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भी इसी के अंडर में आता है, यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन लीगल ऑर्डर टू द डिवेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लासेस। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल
in which deliberatory customs, excise, income tax, sale tax seems to have been omitted in the schedule to the bill. The Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) forms the core of the legal framework put in place by India to combat money laundering. तो मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा का पूरा छोड़ दिया गया था जो हिस्सा, इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसमें कि सब कुछ कवर किया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, तो विच इज़ नोन एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. नेक्स्ट एंड लास्ट विच इज़ लेफ्ट इज RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. इट इज़ अ फैक्ट दैट टू मैनी सीक्रेसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रीड्स करप्शन. तो बहुत ज़्यादा अगर सीक्रेट होगा तो करप्शन होगा. The right to information 2005 have been enacted and received assent of President of India on 15/6/2005. तो 2005 15 जून को ये RTI एक्ट लागू हो गया था. प्रेसिडेंट ने इसको ओके कर दिया. The main objectives were to provide setting out of practical regime of right to information to the citizen. तो अगर नागरिकों को किसी भी तरह की सरकारी तंत्र से जानकारी चाहिए तो वो दी जाए, इस बात को एम करके ये एक्ट बनाया गया था. आज की डेट में इसमें भी करप्शन हो गया है, क्योंकि जो हमें जानकारी चाहिए वो सरकार चाहे तो मना भी कर सकती है कि नहीं हम नहीं देंगे, और आप फ़ोन पे बात करते रहिए, इट वोंट बी गिवन टू यू. टू सिक्योर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़. इंफॉर्मेशन के तक किसी भी आम व्यक्ति की अप्रोच हो, इस चीज़ को ये बिल्कुल पक्का करता है. टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी. तो ट्रांसपेरेंसी ले आना, अकाउंटेबिलिटी होना अधिकारियों की तरफ से, इस चीज़ को ये सुनिश्चित करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दोनों ही चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर में आता है. फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद इंसिडेंट टिल देयर टू, या फिर अन्य मैटर जो इससे रिलेटेड है. RTI एक्ट 2005 जो है एक तरह का लीगल टूल है दैट विल हेल्प चेक करप्शन एंड होल्ड द वेरियस डिपार्टमेंट, एजेंसीज एंड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल. तो इससे अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है कि सरकार जो है, जो अधिकारी है, वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी. द एक्ट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी एक्शन बाय एनी गवर्नमेंट सर्वेंट. कोई भी अधिकारी यूं ही कुछ भी एक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा. द RTI एक्ट 2005 proposes a mission statement of sorts by stating that is essentially a practical roadmap detailing the ways by which citizens of India can gain access to the information that can promote good governance. तो इस पूरे RTI एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि गवर्नेंस अच्छा हो, सरकारी तंत्र अपना मनमाना खेल ना खेले, सरकार के अधिकारी जनता को गुमराह करते हुए अपने मन की ना करें. जनता अगर चाहे, कॉमन मैन या सिटीज़न चाहे किसी भी तरह की जानकारी सरकार के बारे में, तो उसको उपलब्ध हो सके. इस एम को ध्यान में रख करके ये एक्ट बनाया गया था. दिस एक्ट रिक्वायर्स all public authorities except the ones that handle work relating to national security to publish all information about their function at regular intervals through various means of communication. तो इस एक्ट में ये बाध्यता है कि सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ केवल नेशनल सिक्योरिटी का जो तंत्र है उसको छोड़कर सभी लोग समय समय पर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे ताकि लोगों को उसकी पूरी जानकारी हो सके. और ऐसा करने के लिए इंटरनेट का, सोशल मीडिया का यूज़ करें. मेनली इट्स इंटरनेट, कंप्यूटर का युग है, उस पर इसको जारी करें, पब्लिश करें. नाउ एनी पर्सन कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कन्वीन पब्लिक अथॉरिटी जस्ट बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन एट द ऑलमोस्ट नो कॉस्ट. तो ना के बराबर कॉस्ट देते हुए एक एप्लीकेशन होती है छोटी सी, उसको आप भर करके जमा कर दीजिए और रिक्वायर्ड जानकारी आपको निश्चित समय सीमा के उपरांत दे दी जाएगी. इसके बाद इस पूरे रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन लीगल ऑर्डर टू द डिविएंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास के टॉपिक पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 बना है. तो इसको अलग से एक नए वीडियो में कवर करेंगे, बट ये आप याद रखिएगा कि ये भी इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है. सो कीप स्टडिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एवरीवन.